हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के एमसीक्यू। आज इसी क्रम में यहां पर आपका जो है चैप्टर नंबर 7 है। यहां पर आज हम लोग अपने देश भारत से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। आज का पहला प्रश्न है, भारत के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है, यानी यहां पर गलत कौन सा है ये आपको बताना है। पहला है, भारत उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। सेकंड, इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। देखिए, बात कर रहे हैं भारत की, तो भारत के उत्तर में हिमालय एक प्रहरी की भांति खड़ा हुआ है। तो यहां पर पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, बोला गया है पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। सबसे पहले तो आपको इसके लिए दिशा ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। देखिए, दिशा ज्ञान में आप जानते होंगे ऊपर वाला हिस्सा होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस तरफ ईस्ट आता है और इस तरफ वेस्ट आता है, यानी इस तरफ पूरब और इधर पश्चिम। बात करें हमारे भारत के पूरब की, तो भारत का पूरब कहाँ हुआ? ये वाला हिस्सा हुआ। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये बंगाल की खाड़ी वाला है, यानी ये जो हिस्सा जो आपका है ये बंगाल की खाड़ी वाला है। वहीं आपका जो पश्चिम वाला हिस्सा है, यानी ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है अरब सागर वाला है। यहां पर अरब सागर है और नीचे दक्षिण में इस साइड में यहां पर क्या बह रहा है? हिंद महासागर बह रहा है। जो बातें यहां पर कही गई हैं, जैसे बताया गया पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, नहीं, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी नहीं है, बल्कि पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। वहीं पूर्व में अरब सागर नहीं है, पूर्व में क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी है। तो सेकंड वाला कथन यहां असत्य हो जाएगा। तो पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है? केवल सेकंड वाला कथन असत्य है। तो आंसर है आपका बी, केवल सेकंड। दूसरा प्रश्न है अब आपका, भारत के क्षेत्रफल और इसके विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। अगला है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तक है। देखिए, बात करें भारत के क्षेत्रफल की, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो ये यहां पर तो लगभग में आंकड़ा दिया हुआ है। मैं यहां पर आपको जो स्टैंडर्ड बुक से जो इसका क्षेत्रफल है वो बता दे रहा हूं। ये आपका जो है 32,87,263, ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर में है, यानी ये वर्ग किलोमीटर में है, ध्यान देना। तो शॉर्ट में इसको जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर बोलते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। बोला गया है उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो विस्तार है ये पूछा गया है। देखिए, अगर बात करें उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, तो यहां तक की जो लंबाई है लगभग आपकी एनसीईआरटी में 3200 किलोमीटर है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल में आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें इसे 3214 किलोमीटर बताया गया है, 3214 किलोमीटर। हालांकि कहीं एग्जाम में अगर आपको 3200 लगभग 3200 लिखा दिख जाए तो वो सही होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। बोला गया है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, यानी कि यहां से लेकर, जो पूर्व में अरुणाचल से लेकर और ये पश्चिम में कच्छ तक, यहां तक का विस्तार कितना बताया है? इसमें 3200 बताया है। यहां पर 3200 नहीं है, लगभग 2900 किलोमीटर है। वहीं अगर मानक किताब से अगर हम लोग देखें, स्टैंडर्ड बुक से देखें, तो ये आपका 2933 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप यहां भी ध्यान रखना, कहीं अगर एग्जाम में 2933 ना हो, लगभग 2900 लिखा हो तो वो सही होगा। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी गलत हो जाएगा। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है? केवल पहला वाला कथन सत्य है। तो आंसर है सेकंड का ए, केवल एक। तीसरा प्रश्न है अब आपका, भारत के निम्न में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यहां पे पूछा गया है कौन कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर आपकी जो कर्क रेखा है वो यहां से नहीं गुजरती है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए, आप लोग ये बात जानते होंगे, भारत की स्थिति अगर देखी जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है और भारत के यहां से यानी 23.5 डिग्री जो आपका अक्षांश है, जिसको उत्तरी अक्षांश को जो कर्क रेखा बोलते हैं, वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश आपका जो है, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, ये भारत के कितने स्टेट से होकर? 8 स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो इनमें आपका पहला नाम आ जाता है गुजरात का, ठीक है। यहां पर पहला वाला सही है। उत्तर प्रदेश इसमें नहीं है, एमपी भी है इसमें, आंध्र प्रदेश भी इसमें नहीं है, इसमें छत्तीसगढ़ है। अब मैं यहां पे बता देता हूं, आपका पहला गुजरात आ जाता है, उसके बाद आपका जो आ जाता है वो आ जाता है राजस्थान का आ जाता है नाम, उसके बाद जो नाम आता है यहां पर आपका एमपी का आता है, मध्य प्रदेश का आता है, उसके बाद
यहाँ पर आपका आता है जो छत्तीसगढ़ आता है, सीजी लिख दे रहा हूँ मैं केवल यहाँ पर छत्तीसगढ़। फिर आपका आता है जो है झारखंड आता है इसमें। आगे फिर आपका ओडिशा आता है, ओडिशा। आगे फिर आपका वेस्ट बंगाल आता है यानी पश्चिम बंगाल आता है। फिर आपका जो है त्रिपुरा आता है, टीपी त्रिपुरा, ठीक है। फिर त्रिपुरा के बाद आपका जो आता है मिजोरम आता है, एमजेड यानी मिजोरम आता है। तो ऐसे करके ये भारत के 8 स्टेट से होकर गुजरती है। देखिए ये क्रम जो है आपको याद होना चाहिए। अक्सर पूछ लिया जाता है, इसका क्रम दे दिया जाता है कि आरोही क्रम में सेट कीजिए या फिर पूर्व से पश्चिम में सेट कीजिए, पश्चिम से पूर्व की क्रम में सेट कीजिए। तो आपको ये आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कौन किन किन राज्यों से नहीं गुजरती है, आपके यूपी और आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है, यानी कि दूसरा और चौथा वाला। तो आंसर है यहाँ पर तीसरे का डी। चौथा प्रश्न है अब आपका, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी, 8 डिग्री 6 अंश उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 4 अंश उत्तरी, 9 डिग्री 4 अंश उत्तरी से लेकर 36 डिग्री 6 अंश उत्तरी, 60 डिग्री 6 अंश उत्तरी से लेकर 38 डिग्री 4 अंश उत्तरी। देखिए भारत की स्थिति की मैंने भी बताई थी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा जो है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो है देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। और यहां पर अगर हमारा विस्तार देखें तो दक्षिण में, यानी दक्षिण में आपका यहां से उत्तर जो है दक्षिण में स्टार्ट होता है, दक्षिण में, तो दक्षिण में आपका 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका विस्तार कहां तक है? 37 डिग्री, जो आपका 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश है, यहां तक हमारा विस्तार है। यहां से लेकर यहां तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो यहां पर आपका सही वाला आंसर होगा चौथे का ए, 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी। पांचवा प्रश्न है अब आपका, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है, कितने देशांतरों के बीच है? यानी पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ये वाले हिस्से से लेकर यहां तक हमारा जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है, ये पूछा गया है। 65 डिग्री 7 अंश पूर्व से लेकर 100 डिग्री 25 अंश पूर्व, 64 डिग्री 8 अंश पूर्व से लेकर 98 डिग्री 20 अंश पूर्व, 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्व, 69 डिग्री 7 अंश पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्व। देखिए आप लोग ये जानते हैं कि जो हम लोग ये आपकी मानक याम्योत्तर रेखा जो कि ग्रीनविच से, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजर रही है, उससे पूर्व की तरफ है। यानी हमारे भारत की स्थिति जो लंदन के ग्रीनविच से जो आपकी मानक याम्योत्तर रेखा गुजर रही है, वहां से अगर स्थिति अपनी देखें तो भारत उसके पूर्व में पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ समय पहले आता है, हमारे यहाँ सूर्योदय पहले होता है, हमारा समय उनके यहाँ से 5.5 घंटा आगे चलता है। ये बात आप जानते होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा विस्तार क्या है, हमारे में पूर्वी लगा आएगा, क्योंकि हम जो आपकी ग्रीनविच रेखा है उसके पूर्व में पड़ते हैं। तो हमारे जो भी देशांतरी विस्तार लिखेंगे उसमें पूर्व लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पश्चिम लिखा होगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी से लेकर, यानी 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्व तक हमारा विस्तार है। ठीक है, तो यहां पर आपका पांचवें का आंसर होगा आपका सी वाला। देख लीजिए आप, यानी कि ये आपका अक्षांशी विस्तार है 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी। ये आपका देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 अंश उत्तरी से लेकर 97 डिग्री 25 अंश उत्तरी। देखिए ध्यान देना, ये उत्तरी और ये लिखे हुए हैं शब्द, ये लिखने पड़ेंगे आपको एग्जाम में। और अगर इस तरह के शब्द आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इसके पीछे क्या लगा हुआ है, केवल ये वैल्यू देख लेने से काम नहीं चलेगा। एग्जाम में कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में आप केवल वैल्यू देख लेते हैं, लेकिन आप ये पीछे नहीं देखते हैं ये पूर्वी लगा है या पश्चिमी लगा है, और उसी वजह से एग्जाम में जो प्रश्न है वो गलत हो जाता है। तो आपको एग्जाम में ये भी ध्यान देना है कि जो जो वैल्यू लिखी हुई है उसके पीछे क्या लगा हुआ, उत्तरी लगा हुआ है, पश्चिमी लगा हुआ है, दक्षिणी लगा हुआ है, ये आपको देखना है। उसके बाद आपको सही कथन पर या सही जो आपका जो आंसर है उस पर टिक लगाना है। छठवां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से किस देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है? 80 डिग्री 30 अंश पूर्व, 82 डिग्री 30 अंश पश्चिम, 84 डिग्री 30 अंश पूर्व, या 82.5 अंश जो है 82 डिग्री 30 अंश पूर्व। देखिए ये बात हम लोग जानते हैं, जो भारत का देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री लिख दे रहा हूं मैं 7 अंश पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्व तक है। यानी कि यहां से यहां तक आपका जो डिफरेंस है लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, 29 डिग्री देशांतरों का डिफरेंस इसमें आ जाता है। और आप ये जानते हैं 1 डिग्री देशांतर को कवर करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो अरुणाचल वाले रीजन में सूरज जो है गुजरात वाले रीजन से 2 घंटे पहले उदय हो जाता है।
अब चूंकि इस समय की विसंगति को दूर करने के लिए भाई मान लीजिए यहाँ पे 2 घंटे पहले सवेरा हो जाए और यहाँ पर 2 घंटे बाद सवेरा हो, यानी यहाँ की घड़ी पहले चल रही है, यहाँ की बाद में चल रही है, तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी? यानी जो आपके रेलवे वगैरह की जो ट्रेनें वगैरह हैं उनमें दिक्कत आएगी, जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं उन्हें दिक्कत आएगी, कई सारी दिक्कतें यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी। तो इन विसंगतियों से बचने के लिए क्या किया हमारी सरकार ने, यहाँ पर एक अपना मानक याम्योत्तर मान लिया, ऐसे करके एक मानक याम्योत्तर मान लिया। मतलब ये हुआ कि ये वाला जो देशांतर होगा यहाँ का समय यहाँ पर भी लागू होगा और यहाँ पर भी लागू होगा। तो उस वजह से क्या होगा कि हमने क्या, जो हमारी विसंगति है समय की वो यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी। तो हमने जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमने जो है अपना मानक याम्योत्तर माना है। और जो आपकी मानक याम्योत्तर रेखा है आपकी, ये इलाहाबाद के समीप नैनी से, कुछ किताबों में आपका लिखा है कि मिर्जापुर से होकर गुजरती है, यानी दोनों ही बातें लिखी हुई हैं। कुछ किताबों में बताया गया है प्रयागराज के समीप जो नैनी जगह पड़ती है वहां से होकर गुजरती है, कुछ में लिखा हुआ है मिर्जापुर के पास से गुजरती है। तो ये बातें मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे छठवें का आंसर होगा आपका डी वाला 82.5 अंश पूरब। 7वां प्रश्न है अब आपका, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर निम्न में से कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से। देखिए 82.5 अंश जो पूरब वाली मानक याम्योत्तर रेखा है, 82.5 अंश जो पूरब वाली मानक याम्योत्तर रेखा है, ये आपकी 5 स्टेट से होकर गुजरती है। यानी इसमें 5 स्टेट आते हैं। इसमें 1 बाई 1 करके मैं आपको बता देता हूं। आपका यूपी आ जाता है, उसके बाद आपका एमपी आ जाता है, फिर यहाँ पर आपका जो सीजी आ जाता है, ओडिशा आ जाता है, और यहाँ पर आपका आंध्रा वाला रीजन आ जाता है। तो 5 स्टेट आते हैं इसमें। तो यहाँ पर तेलंगाना इसमें नहीं आता है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है बी है, यानी कि आपकी भारत की मानक समय की याम्योत्तर जो है तेलंगाना राज्य से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर 7वें का आंसर होगा आपका बी वाला। 8वां प्रश्न है अब आपका, भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से किस किस देश के साथ जुड़ी है? यानी यहाँ पर बात हो रही है स्थलीय सीमा की। वियतनाम, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान। देखिए यहाँ पर वियतनाम नहीं है, वियतनाम से हमारा कोई स्थलीय बॉर्डर टच नहीं होता है। नेपाल है आपका, भूटान है, श्रीलंका से हमारी जलीय सीमा शेयर की जाती है। यानी हमारी जो श्रीलंका है यहाँ पर, तो इससे हमारी जलीय सीमा शेयर होती है। इसके अलावा श्रीलंका के अलावा एक देश और है मालदीव। तो श्रीलंका और मालदीव से हमारा जो है जलीय बॉर्डर है, जलीय सीमा हम इनसे शेयर करते हैं, ना कि स्थलीय सीमा। यहाँ पर आपकी म्यांमार से होती है, पाकिस्तान से होती है। तो टोटल आपके जो है 7 देश हैं, 7 कंट्री हैं, जिनसे हमारा जो है लैंड वाला बॉर्डर शेयर होता है। तो यहां पर आपके 7 देश हैं। अब उनके नाम देख लेते हैं 1 बाई 1 करके। तो यहां पर आंसर मैं आपको बता देता हूं। आपका जो सही आंसर है वो है 2, 3, 5 और 6। आंसर है आपका 8वें का ए, 2, 3, 5 और 6। आप स्टेट देख लीजिए, पाकिस्तान है आपके जो है उत्तर पश्चिम में। इसके अलावा देखिए जो अफगानिस्तान वाला रीजन है ये पीओके में टच होता है, ये पीओके पे टच होता है ये वाला रीजन। फिर ये तिब्बत वाला, चूंकि तिब्बत वाला पोर्शन पूरा चाइना ने अधिग्रहित कर लिया है, तो ये चाइना से हमारा बॉर्डर टच हो रहा है। फिर नेपाल से हो रहा है, भूटान से हो रहा है, बांग्लादेश से हो रहा है, म्यांमार से हो रहा है। 9वां प्रश्न है अब आपका, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है? चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। देखिए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ बनती है, और इसकी जो लंबाई है वो मैं बता दे रहा हूं, 4096 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ। उसके बाद बात कर लेते हैं चाइना की। चाइना जो है इसके बाद 2nd नंबर पर आता है, इसके साथ सबसे बड़ा बॉर्डर है। तो ये 3488 किलोमीटर लंबा इसके साथ हमारा बॉर्डर है। फिर आता है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, तो इसके साथ हमारा जो बॉर्डर है वो 3323 किलोमीटर का बॉर्डर है। इसके बाद आपका म्यांमार आता है, इससे पहले वैसे नेपाल है। नेपाल के साथ वो सीमा है वो मैं बता दे रहा हूं, नेपाल के साथ कितना है। नेपाल के साथ हमारा जो है वो है आपका 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ जो हमारा जो बॉर्डर है ये है 1643 किलोमीटर। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9वें का डी। 10वां प्रश्न है अब आपका, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से, देखिए ध्यान देना, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? यह आपको बताना है। मणिपुर, असम, सिक्किम, त्रिपुरा। देखिए बात कर लें यहां पर आपके 2 ऐसे राज्य हैं जिनमें आपका पहला आ जाता है सिक्किम और दूसरा आ जाता है त्रिपुरा। सिक्किम जो है एक साइड से नेपाल से, इसके ऊपर में जो है चाइना है, और इसके साइड में जो है आपका भूटान आ जाता है। तो ये 3 तरफ से स्थल जो है आपकी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ। अब त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। देखिए त्रिपुरा जो है आपका, त्रिपुरा वाला राज्य, ये 3 तरफ से अकेले बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
ये 3 तरफ से अकेले किससे, बांग्लादेश से घिर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा आपका 10वें का वो होगा आपका सी वाला 3 एवं 4। 11वां प्रश्न है अब आपका, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तापी, नर्मदा, चंबल, सोन। देखिए विंध्य और जो सतपुड़ा वाली जो पर्वत श्रेणियां हैं हमारे मध्य भारत में स्थित हैं और इनके बीच से आपकी जो है नर्मदा नदी बहती है। तो 11वें का आंसर होगा आपका बी वाला, यानी नर्मदा नदी जो है इनके बीच से होकर निकलती है। 12वां प्रश्न है अब आपका, तापी नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन यहां पर सत्य है, यह आपको बताना है। पहला है, तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। देखिए बात की जाए आपकी तापी नदी की, तो तापी नदी जो है आप किसमें, जो आपकी सतपुड़ा वाली पहाड़ियां हैं इनके दक्षिण में बहती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। ये तापी नदी जो है आपकी नर्मदा नदी के सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में बहती है। इसके अलावा तापी नदी लिखा हुआ है, तापी नदी जो है भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है, नहीं, तापी के अलावा भी आप देखेंगे आपकी नर्मदा है। इसके अलावा आपकी और भी कई नदियां हैं जो आपकी पूर्व से पश्चिम में खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो यहां पर आपकी तापी नदी एकमात्र नदी नहीं है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, बल्कि अन्य नदियां, नर्मदा है, अन्य नदियां भी हैं जो कि आपका जो खंबात की खाड़ी में, यहाँ पे खंबात की खाड़ी है, इसमें अपना जल गिराती हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन असत्य हो जाएगा। चूंकि पूछा गया है यहां पर कौन सा कथन सत्य है, तो केवल पहला वाला कथन सत्य है, तो आंसर है आपका 12वें का ए। ये देखिए, देख लीजिए आपकी किताब में एनसीईआरटी वाला जो मैप है वो मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए विंध्य और सतपुड़ा जो पहाड़ियां इनके बीच में नर्मदा नदी यहाँ पे बह रही है, इसके दक्षिण में आपकी जो तापी नदी बहकर जा रही है और खंबात की खाड़ी में ये दोनों अपना जल गिरा रही हैं। 13वां प्रश्न है अब आपका, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार किस राज्य में है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। देखिए जो आपका राजस्थान वाला रीजन है, राजस्थान वाले रीजन में आपका अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है और अरावली पर्वत श्रृंखला हमारे भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह भी ध्यान रखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला हमारे भारत की सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो यहां पर आंसर होगा 13वें का आपका डी वाला, यानी राजस्थान। 14वां प्रश्न है अब आपका, पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शिवालिक, अनामलाई, सह्याद्री, नीलगिरी। देखिए पश्चिमी घाट को एक अदर नाम भी है इसका नाम है सह्याद्री। तो सह्याद्री नाम से भी इसको जाना जाता है। यह प्रश्न आपके यूपी टेट में पूछा गया है, यूपी टेट परीक्षा जो 2019 की हुई थी उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। तो 14वें का आंसर है आपका सी वाला। 15वां प्रश्न है अब आपका, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर। उनका सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण का मतलब क्या है? ये नॉर्थ पॉइंट है, ये साउथ पॉइंट है, यानी यहां से यहां तक हमें बताना है। तो यहां पर पहली होगी, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्रम में बताना है। वृहद हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय, शिवालिक, वृहद हिमालय, शिवालिक, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय। देखिए ध्यान देना, हिमालय का अर्थ आप जानते ही होंगे हिमधन आलय, यानी बर्फ का घर। तो हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है, जिनमें सबसे उत्तरी श्रृंखला जो आपकी जो है ये वाली, इसको बृहद हिमालय बोला जाता है। इसको बृहद हिमालय, या फिर इसका दूसरा नाम और है एक हिमाद्री, इसका दूसरा नाम है हिमाद्री। तो ये इसे बोला जाता है। इसके बाद आपकी इसकी दक्षिण में आ जाती है ये वाली श्रृंखला। ये जो श्रृंखला है इसको मध्य हिमालय या हिमाचल कहा जाता है। इसको मध्य बोला जाता है, मध्य हिमालय, या फिर इसका दूसरा नाम और है हिमाचल। इसके बाद तीसरी आ जाती है। तीसरी वाली जो श्रृंखला है ये शिवालिक बोली जाती है, ये सबसे दक्षिण में है। ये वाली श्रृंखला सबसे दक्षिण में है और इसको शिवालिक कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 15वें का आपका बी वाला, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। 16वां प्रश्न है अब आपका, निम्न में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। देखिए ये सभी नदियां जो हैं पश्चिम से निकलकर आपके पूर्व में, यानी पूर्वी घाट होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। यानी यहां से ऐसे निकलती हैं और ऐसे करके ये कहां पर, पूर्वी घाट को क्रॉस करके ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो ये सभी नदियां हैं। तो यहां पर 16वें का आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। 17वां प्रश्न है अब आपका, भारत के किस भाग में शुष्क, गर्म और रेतीला मरुस्थल है? देखिए ध्यान देना, यहां पे लिखा हुआ है शुष्क, गर्म और रेतीला।
ठीक है, यानी एक शब्द यहां पर जो आया है गर्म आया है, ये ध्यान देना, क्योंकि भारत में 2 मरुस्थल हैं, भारत में 2 मरुस्थल हैं, ध्यान देना, भारत में 2 डेजर्ट हैं, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। देखिए हमारे देश में 2 डेजर्ट, 2 आपके मरुस्थल हैं। इसमें आपका एक गर्म मरुस्थल जो है आपका थार का मरुस्थल है, जो कि आपके राजस्थान में स्थित है, और जो आपका सेकंड मरुस्थल है वो शीत मरुस्थल है। और शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख वाला रीजन है। ये जो लद्दाख वाला जो मरुस्थल है आपका, इसको शीत मरुस्थल या फिर ठंडा मरुस्थल बोला जाता है। और चूंकि यहाँ पे गर्म मरुस्थल की बात हो रही है, तो ये भारत के पश्चिम में स्थित है, यानी राजस्थान में स्थित है, यानी इस वाले रीजन में यहाँ पर स्थित है ये। तो यहाँ पर 17वें का आंसर होगा आपका बी वाला। 18वां प्रश्न है अब आपका, प्रायद्वीपीय पठार भारत के किस भाग में स्थित है? यहाँ पूछा गया है जो प्रायद्वीपीय पठार है तो वो भारत के किस भाग में स्थित है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। देखिए प्रायद्वीप उस भाग को कहते हैं जो कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो। तो आप लोग जानते हैं हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है दक्षिण वाला, ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ से अरब सागर है, दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी है, और नीचे से क्या है आपका हिंद महासागर है। तो ये भारत के दक्षिण में स्थित है। तो यहां पर 18वें का आंसर होगा आपका डी वाला। 19वां प्रश्न है अब आपका, सहायक नदी किसे कहा जाता है? बांध में मिलने वाली नदी को, मुख्य नदी से निकलने वाली सरिता को, मुख्य नदी में आकर मिलने वाली सरिता को, या मानव द्वारा निर्मित नहर को। देखिए जो मान लीजिए आपकी ये मुख्य नदी है और इसमें कोई छोटी नदी की जो सरिता है, छोटी नदी की एक धारा है, वो आके यहाँ पे मिल जाती है, तो ये सहायक नदी बोली जाएगी। तो मुख्य नदी में आकर मिलने वाली सरिता को सहायक नदी कहा जाता है। तो 19वें का आंसर होगा सी वाला। 20वां प्रश्न है अब आपका, सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है? पहला है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सेकंड, इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। थर्ड है आपका, यह गंगा और यमुना नदियों के मुहाने पर स्थित है। देखिए यहां पर अगर आप सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर यहां पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और इस डेल्टा की आकृति जो है कैसी है? त्रिभुजाकार है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। डेल्टा वह स्थल होता है जो वह भाग जो नदी मुहाने पर बनता है उसको डेल्टा कहते हैं, यानी वह स्थल या वह भाग जो कि नदी मुहाने पर नदियों के द्वारा बनाया जाता है उसको डेल्टा कहा जाता है। बात करें यहां पर नदियों की, तो देखिए आपको मैंने बता ही दिया कि गंगा और यमुना नदियां के मुहाने पर स्थित है। हालांकि जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो कहीं भी अगर गंगा और जमुना लिखा हो तो ये सही हो जाता। अब चूंकि यहाँ पे यमुना लिखा हुआ है तो यमुना यहां तक नहीं पहुंचती है। यहां पर अगर जमुना शब्द होता तो ये सही हो जाता। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन आपका असत्य हो जाएगा। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 और 2 कथन सत्य है, तो आंसर है आपका ए। 21वां प्रश्न है अब आपका, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, पंबन द्वीप, निकोबार द्वीप। देखिए भारत के 2 द्वीप समूह हैं, एक तो आपका अंडमान और निकोबार है और दूसरा आपका कौन सा है? लक्षद्वीप है। दूसरा आपका जो समूह है वो लक्षद्वीप वाला है। तो यहां पर जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल द्वीप समूह है। प्रवाल होता क्या है? प्रवाल जो है छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जो जीवित पॉलिप है ये मर जाता है तो उसका कंकाल बच जाता है, और कंकाल चूंकि ये जीव इतनी बड़ी संख्या में होते हैं, इनके कंकालों के ढेर लग जाते हैं, ऐसे करके समूह बनते चले जाते हैं। तो ये जो ढेर है इनके कंकालों के, यही ढेर मिलकर प्रवाल द्वीप का निर्माण करते हैं। तो आपका जो लक्षद्वीप है जो कि आपके अरब सागर में यहां पर स्थित है, इस साइड में अरब सागर में स्थित है, तो ये द्वीप आपका जो है क्या है? एक प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। तो यहां पर 21वें का आंसर है आपका बी वाला। 22वां प्रश्न है अब आपका, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश और सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा, राजस्थान और गोवा, यहां पर राजस्थान और त्रिपुरा। देखिए अभी वर्तमान में, यानी अभी जब मैं जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वर्तमान की अभी जो आपके गवर्नमेंट के आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। अब देखिए बाद के सालों में अगर मान लीजिए आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद वीडियो देखते हैं और किसी राज्य की भौगोलिक सीमाएं बदली जाती हैं या नया राज्य कोई बनाया जाता है, तो उस समय हो सकता है ये सवाल चेंज हो जाए। तो ये बात मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूं, फिर बाद में आप ये न मत कहना कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, आज के करंट के हिसाब से, आज की डेट के हिसाब से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज की डेट के हिसाब से सही है। हो सकता है 2 साल बाद ये तथ्य बदल जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर अभी आपका आंसर है 22वें का सी, राजस्थान और गोवा। 23वां प्रश्न है अब आपका, देखिए ये वाले प्रश्न आपके अभ्यास प्रश्नावली से हैं।
हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। देखिए, हिमाद्री या इसको बृहद हिमालय कहा जाता है और ये सबसे उत्तरी भाग है। हिमाचल को मध्य हिमालय कहा जाता है। शिवालिक जो है सबसे दक्षिणी वाला भाग है। तो यहां पर 23वें का आंसर होगा आपका ए वाला। 24वां प्रश्न है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री। सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट है। तो यहां पर 24वें का आंसर होगा आपका खा वाला। 25वां प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थिति है? श्रीलंका तथा मालदीव, भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा मालदीव। देखिए, जो पाक स्ट्रेट है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, यानी ये इस स्थान पर यहां पर स्थित है। तो यहां पर आपका आंसर है 25वें का खा। भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है इसको पाक जल संधि कहते हैं। जल संधि वह स्थल होता है जहां पर आपके दो समुद्र आकर मिलते हैं, तो उस जगह को जल संधि कहते हैं। 26वां प्रश्न है अब आपका, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? यानी ये इस साइड में जो अरब सागर है आपका, तो अरब सागर में आपके भारतीय द्वीप समूह कौन कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, मालदीव। देखिए, मालदीव एक देश है ना कि एक द्वीप समूह, तो मालदीव यहां पर नहीं होगा। यहां पर आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है ये आपके कहां पर है? ये अरब सागर में स्थित है। और अंडमान निकोबार कहां है? बंगाल की खाड़ी वाले जो सागर में स्थित है। तो यहां पर 26वें का आंसर होगा आपका खा वाला। 27वां प्रश्न है अब आपका, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय। आपको पहले ही मैंने बताया था कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि राजस्थान में फैली हुई है और इसका विस्तार दिल्ली तक है। तो 27वें का आंसर होगा आपका का वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए, आप लोगों को बहुत जल्द नया कंटेंट भी मिलने वाला है, तो तब तक बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।